नमस्कार दोस्तों। आज की इस वीडियो में इंडियन पॉलिटी की एक बेहद ही इंपॉर्टेंट कंसेप्ट को हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। क्या होता है प्रोसीजर एस्टैब्लिश्ड बाय लॉ वर्सेस ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ। और ये जो आइडिया है वीडियो का, ये मुझे आप ही लोगों के बीच में से मिला जब मैं परफेक्ट प्रीलिम्स की क्लास में एक रिलेटेड सवाल को करवा रहा था। तब आप में से कुछ लोगों ने कहा था कि सर एक कंप्लीट वीडियो अगर हमें इस पे मिले तो काफी मदद हो सकती है। तो मैंने सोचा कंसेप्ट तो समझाया जाएगा ही, बट उसके साथ साथ जो भी इंपॉर्टेंट चीजें हैं पूरी हिस्ट्री और इसकी हिस्टोरिकल बैकग्राउंड को समझाते हुए, चाहे वो आर्टिकल 21 की रही रियल डेफिनेशन हो या फिर जो लैंडमार्क केसेस इसमें जुड़े हुए हैं, फॉर एग्जांपल द ए गोपालन केस, द शिवकांत शुक्ला केस या फिर द लैंडमार्क जजमेंट ऑफ मेनका गांधी केस। तो इन सभी चीजों को एक विस्तार रूप से हम लोग डिस्कस करने वाले हैं आज की इस वीडियो में। और फाइनली आपको प्रोसीजर एस्टैब्लिश्ड बाय लॉ, ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ एंड द प्रिंसिपल्स ऑफ नेचुरल जस्टिस का एग्जैक्ट मीनिंग समझने को मिलेगा। अगर आपको विषय पसंद आ रहा है तो वीडियो को लाइक जरूर से करिएगा एंड चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। अगर आप ऐसे ही वीडियोस और चाहते हो बताइएगा कमेंट सेक्शन में। दोस्तों, शुरू करते हैं आर्टिकल 21 की टेक्स्ट के साथ। इसकी अगर एग्जैक्ट टेक्स्ट को मैं आपको पढ़ाऊं, इसमें एक बहुत ही इंपॉर्टेंट लाइन लिखा हुआ है कि नो पर्सन शैल बी डिप्राइव्ड ऑफ हिज लाइफ और पर्सनल लिबर्टी। मतलब ये एक मौलिक अधिकार के रूप में आपको दिया गया है भारत के संविधान के द्वारा कि योर लाइफ एंड लिबर्टी इज प्रोटेक्टेड। बट क्या ये एक एब्सोल्यूट राइट है? द आंसर इज नो। यू विल बी सरप्राइज टू नो कि आपकी लाइफ और लिबर्टी को भी रेस्ट्रिक्ट किया जा सकता है। कैसे? बाय द प्रोसीजर्स एस्टैब्लिश्ड। यहां पे आप देख सकते हो कि ये पर्सन shall not be deprived of his life or liberty but except according to the procedures established by law। मतलब अगर ऐसा कोई लॉ बन जाता है, कौन लॉ बनाता है? लॉ बनाने का काम हमारे पार्लियामेंट का है। तो पार्लियामेंट अगर ऐसा कोई कानून बनाता है जिसके माध्यम से आपकी लाइफ एंड लिबर्टी रेस्ट्रिक्ट होती है, देन डेफिनेटली दिस आर्टिकल कैन ऑल्सो बी रेस्ट्रिक्टेड। और यही चीज करता है प्रोसीजर एस्टैब्लिश्ड। बट इसमें कुछ चीजें हैं, इनफैक्ट तीन चीजें हैं जो देखी जाती है बिफोर रेस्ट्रिक्टिंग योर लाइफ एंड लिबर्टी। ऐसा नहीं कि कोई भी कानून आके आपकी लाइफ एंड लिबर्टी को रेस्ट्रिक्ट कर दे, बट हाँ, अगर कानून जेन्युइन है तो डेफिनेटली आपकी लाइफ एंड लिबर्टी रेस्ट्रिक्ट की जा सकती है। आप लोग देखते हो रेयरेस्ट ऑफ द रेयर केस में आजकल डेथ पेनल्टी भी दिया जाता है, तो निर्भया कांड में दिया गया था। तो वैसे एग्जाम्पल्स तो है, बट एग्जैक्टली क्या देखा जाता है, चलिए इसको एक उदाहरण स्वरूप समझते हैं। फॉर एग्जाम्पल पकड़ लीजिए कोई भी व्यक्ति है। लेट्स इमेजिन देयर इज एनी पर्सन जो कि सोशल मीडिया का ही इस्तेमाल कर लीजिए। सोशल मीडिया आई थिंक एक काफी हाइप अप चीज है जो आप में से सभी लोग रिलेट भी कर पाएंगे, समझ भी पाएंगे। तो सोशल मीडिया का इस्तेमाल आप सभी लोग करते हो, ये सुनो। अब सोशल मीडिया में फेसबुक होता है, इंस्टाग्राम होता है। अब इन सब प्लेटफॉर्म से आप क्या करते हो? जनरली आप अपने विचारधाराओं को शेयर करते हो पोस्ट के माध्यम से, कैप्शंस के माध्यम से, या फिर मैसेजेस करते हो एक दूसरे को अपनी विचारधाराएं शेयर करने के लिए। अब पकड़ लीजिए आपने अपने घर में बैठते हुए अपने मोबाइल से किसी को मैसेज किया या पोस्ट किया और तुरंत आपके घर में पुलिस घुस आए, आपको अरेस्ट कर ले। आपको कैसा लगेगा? आप तो चौकित रह जाएंगे, आप शॉक्ड हो जाएंगे। आप बोलेंगे मेरे को क्यों अरेस्ट कर रहे हो? सोशल मीडिया में मैसेज करना कोई अपराध थोड़ी है। यू हैव बिन डिटेन्ड। आप क्या बोलोगे? एज अ लर्नड स्टूडेंट आप बोलोगे माई आर्टिकल 21 हैज बीन वायलेटेड। व्हाई? बिकॉज यू आर रेस्ट्रिक्टिंग माई पर्सनल लिबर्टी। तो मेरा लिबर्टी हैम्पर हो रहा है, आप मुझे अरेस्ट कर रहे हो, बेवजह अरेस्ट कर रहे हो। तब पुलिस आपको बोलेगी कि हम आपको बेवजह अरेस्ट नहीं कर रहे हैं सर, वी आर अरेस्टिंग यू ऑन बिहाफ ऑफ द आईटी एक्ट 2000। इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट के तहत एक सेक्शन है, सेक्शन 66A, and this 66A says if you are using an electronic gadget and through this gadget you are sharing information which is causing annoyance to someone else or spreading fake news or spreading hatred, then you can be arrested
as per the versions, as per the provisions of सेक्शन 66A ऑफ द आईटी एक्ट। इस प्रोविजन को 2008 में भारत के आईटी एक्ट में जोड़ा गया था। तब आप अरेस्ट हो जाते हो, डिटेन हो जाते हो। अब नॉर्मल आदमी इतना ही जानता है। इसके बाद अगर आप लॉयर को कंसल्ट करेंगे, द लॉयर विल कोट यू अनदर जजमेंट। यहीं से आपकी पढ़ाई स्टार्ट होती है। टेक आउट योर नोटबुक्स एंड नोट दिस डाउन। श्रेया सिंघल केस, क्या हुआ था श्रेया सिंघल केस में? दिस इज अ केस ऑफ 2015। इसमें बोला गया कि दिस सेक्शन 66A इज वायलेटिव ऑफ योर आर्टिकल 19 सब क्लॉज 1 सब क्लॉज ए। व्हाट इज आर्टिकल 19 सब क्लॉज 1 सब क्लॉज ए? ये कहता है कि यू हैव बीन गारंटीड अ राइट टू फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन एंड स्पीच। तो आपकी स्पीच हैम्पर हो रही है, आपकी एक्सप्रेशन हैम्पर हो रही है। सो कहीं ना कहीं दिस लॉ इज इट वैलिड? द आंसर इज नो। और इसी के साथ मैं जो वो 3 प्रोविजंस की बात कर रहा था कि प्रोसीजर एस्टैब्लिश्ड का सही मीनिंग समझने के लिए आपको 3 क्राइटेरिया समझनी पड़ेंगी। व्हाट आर दोस 3 क्राइटेरियाज? द 3 क्राइटेरियाज, फर्स्ट, इज देयर अ लॉ? पुलिस ने जब आपको अरेस्ट किया, आपको पूछना होगा कि क्या कोई कानून है जिसके तहत आप मुझे अरेस्ट कर रहे हो? पुलिस बोलेगी हाँ, आईटी एक्ट है। सेकेंड, इज द लॉ वैलिड? अब वैलिड लॉ को देखने के लिए आपने अभी देखा कि श्रेया सिंघल केस में सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि दिस लॉ इज नॉट वैलिड, सेक्शन 66A इज वायलेटिव ऑफ अनदर फंडामेंटल राइट। तो यहीं पे आपकी केस खारिज हो जाती है। अगर ये भी वैलिड होता, पकड़ लीजिए लॉ वाज वैलिड आल्सो, देन आल्सो प्रोसीजर एस्टैब्लिश्ड बाय लॉ शुड बी स्ट्रिक्टली फॉलोड। मतलब जो भी कानून है, XYZ जो भी कानून है, क्या उसकी हर एक प्रावधानों को आपने ध्यान से पढ़ा और उस प्रावधान के अनुसार ही आपको अरेस्ट किया गया? ग्राउंड्स ऑफ अरेस्ट आपको बताया गया कि नहीं? बहुत सारी ऐसी छोटी छोटी प्रावधानें होती है जो लॉयर्स लोग ज्यादा जानते हैं। उन सभी चीजों को अगर आप फॉलो करते हो, तब जाके आपकी प्रोसीजर एस्टैब्लिश्ड बाय लॉ की मीनिंग निकलती है। और जब सही मायने में प्रोसीजर एस्टैब्लिश्ड बाय लॉ फॉलो किया जाता है, ओनली देन इज व्हेन योर लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी कैन बी रेस्ट्रिक्टेड, अदरवाइज नो। तो आर्टिकल 21 का ये मीनिंग से ही हम लोग समझ पाते हैं कि प्रोसीजर एस्टैब्लिश्ड बाय लॉ क्या होता है। और ये जो आइडिया है, हमने इन्फ्लुएंस और बोरो किया था जापानीज कॉन्स्टिट्यूशन से। बताइएगा अगर यहां तक आपको समझ में आया कि नहीं। अगर प्रोसीजर एस्टैब्लिश बाय लॉ आप समझ गए हो कि प्रोसीजर एस्टैब्लिश के साथ हम लोग क्या करते हैं, बेसिकली आर्बिट्रेरी एक्शंस ऑफ एग्जीक्यूटिव्स को लिमिट कर सकते हैं। अगर पुलिस बेवजह आपको अरेस्ट करती है तो उसको रोक सकते हैं हम लोग थ्रू द यूजेस ऑफ प्रोसीजर एस्टैब्लिश। तो कहीं ना कहीं प्रोसीजर एस्टैब्लिश्ड बाय लॉ इज अ गुड थिंग इन वन वे कि आर्बिट्रेरी एक्शंस ऑफ एग्जीक्यूटिव्स को ये लिमिट करता है। बट इसमें एक बहुत बड़ी ड्रॉबैक भी है दोस्तों। व्हाट इज द ड्रॉबैक? पकड़ लीजिए कल को लेजिस्लेटर्स एक आर्बिट्रेरी लॉ बनाता है, फॉर एग्जाम्पल सिंगिंग। अब सिंगिंग जो है, इट्स नॉट अ क्रिमिनल ऑफेंस, इट्स नॉट इवन अ ऑफेंस, इट्स अ गुड थिंग, इट काम्स डाउन योर माइंड। बहुत लोगों का रोजगार भी है सिंगिंग। पकड़ लो कल पार्लियामेंट पास कर देता है कि सिंगिंग इज इलीगल इन दिस कंट्री, आप सिंगिंग नहीं कर सकते इस देश में। तब क्या होगा? तब तो आर्टिकल 21 वायलेट हो रहा है। आपकी पर्सनल लिबर्टी है, आप गाना गाना चाहते हैं गा सकते हो, आजाद देश है। बट प्रोसीजर एस्टैब्लिश के मुताबिक आप नहीं गा पाएंगे। क्यों नहीं गा पाएंगे? बिकॉज देयर इज अ लॉ, दिस लॉ, दिस स्टैट्यूट, दिस डिक्री इज सेइंग दैट यू कैन नॉट सिंग इन दिस कंट्री। और तब भी सुप्रीम कोर्ट आपकी कोई भी मदद नहीं कर पाएगी। यानी कि आर्बिट्रेरी एक्शंस ऑफ लेजिस्लेटर्स के खिलाफ प्रोसीजर एस्टैब्लिश बाय लॉ कोई भी रेमेडी नहीं दे सकता आपको। एग्जीक्यूटिव्स या पुलिस, लॉ एडमिनिस्ट्रेशन कुछ भी गलती करता है, कानून को फॉलो नहीं करता है, तब तो आपको रेमेडी मिल जाएगा, कोर्ट विल सेट यू फ्री, लाइक इट हैपेंड इन द श्रेया सिंघल केस। बट इन दिस केस आर्बिट्रेरी एक्शंस ऑफ लेजिस्लेटर, पार्लियामेंट ही कानून गलत बनाता है, तब कुछ नहीं हो सकता।
और इसी के लिए मुझे लेके जाना पड़ेगा आपको यूएस में। इसी से मिलता जुलता एक कंसेप्ट है, दैट इज ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ, जो कि यूएस में फॉलो किया जाता है। यूएस डज नॉट फॉलो प्रोसीजर एस्टैब्लिश्ड बट ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ। क्या होता है ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ? दिस ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ नॉट जस्ट प्रोवाइड्स यू रेमेडी अगेंस्ट आर्बिट्ररी एक्शंस ऑफ एग्जीक्यूटिव्स। एग्जीक्यूटिव एक्शन गलत है तब तो रेमेडी मिलेगा, बट लेजिस्लेटर्स की काम भी इसमें, लेजिस्लेटर्स की भी काम इसमें देखी जाती है। मतलब कानून सही बना है कि नहीं वो भी देखी जाती है। अब इसको समझने के लिए, क्या ये ओरिजिनली था? नो, इट वाज एडेड टू द यूएस कॉन्स्टिट्यूशन बाय द 5th एंड द 14th अमेंडमेंट्स। और इसको समझाने के लिए एक बहुत ही लैंडमार्क जजमेंट भी है, दैट इज लॉरेंस वर्सेस टेक्सास केस। अब क्या हुआ था एग्जैक्टली लॉरेंस वर्सेस टेक्सास केस में? आप देख सकते हो, लॉरेंस वर्सेस टेक्सास केस हैपेंड इन 2003। लॉरेंस, ठीक है, was a gay man and he was in love with another second man, पकड़ लीजिए। everything was going good, but कुछ समय के बाद he falls in love with another black man, and this second man, जो कि उस समय अपार्टमेंट में नहीं थे, उन्होंने जब अचानक अपार्टमेंट में, अपने जिस अपार्टमेंट में वो लॉरेंस के साथ रह रहे थे, वो आप वापस आते हैं, तब उन्होंने देखा कि एक ब्लैक मैन लॉरेंस के साथ रह रहा था ऑलरेडी। सो ही गॉट वेरी फ्यूरियस, ठीक है, ही वेंट टू द कोर्ट एंड ही फाइल्ड अ केस, जिसमें उन्होंने बताया कि ये जो लॉरेंस साहब है, इन्होंने कुछ इलीगल आर्म्स या फिर वेपन्स एक्वायर कर लिया है, जिसके माध्यम से he should be arrested and penalized, and he was doing this with a nexus with the black man। कुछ भी केस बना के उन दोनों को पेनलाइज किया था, एंड दे बोथ वेर पेनलाइज्ड। बट कुछ समय के बाद जब ये बात सामने आया, द इशू वाज नॉट दिस, द इशू वाज अबाउट द सोदमी लॉ। अब सोदमी क्या है? इन द स्टेट ऑफ टेक्सास, यूएस की एक स्टेट है टेक्सास, टेक्सास में सोदमी इज बैंड। मतलब आप कंसेंशुअल एडल्ट एक्टिविटी भी नहीं कर सकते विद इन द सेम सेक्स। If you are two persons from the same sex, and even if you have given your consensus, consensual adult activity is illegal। लेकिन लॉरेंस ने चैलेंज किया कि क्या ये कानून भी सही है कि नहीं? व्हाट इज द प्रॉब्लम? वी हैव द कंसेंसस। द कोर्ट, यूएस सुप्रीम कोर्ट आस्क्ड द ब्लैक मैन कि डिड यू गिव योर कंसेंसस? ही सेड यस। आस्क्ड लॉरेंस, did you give the consensus? Yes। Supreme Court banned this law। Supreme Court said this law doesn't have reasonableness in it, and इसी वजह से हम लॉरेंस एंड ब्लैकमैन को कोई भी पेनल्टी नहीं देंगे, इनफैक्ट इस लॉ को नल एंड वॉइड डिक्लेयर करेंगे। एंड दिस बिकेम अ लैंडमार्क जजमेंट, जिसके द्वारा सोदमी लॉ इन टेक्सास स्टेट वाज डिक्लेयर्ड नल एंड वॉइड। एंड इसी से प्रेरित है द डॉक्ट्रिन ऑफ ड्यू प्रोसेस, जहां पे आप उन तीन चीजों को तो देखते ही हो जो मैंने पहले आपको बताया था, जो कि प्रोसीजर एस्टैब्लिश में देखा जाता है। कौन कौन सा? कि देयर मस्ट बी अ लॉ, द लॉ मस्ट बी वैलिड, प्रोसीजर एस्टैब्लिश बाय द लॉ शुड बी स्ट्रिक्टली फॉलोड। बट एक चौथा चीज भी देखा जाता है कि इज द लेजिस्लेटिव एक्शन फेयर, जस्ट एंड रीजनेबल। तीन चीजें देखी जाती है। जो कानून बना है देश में, क्या वो वैलिड है कि नहीं, फेयर है, जस्ट है या रीजनेबल है? जैसे सिंगिंग को बैन कर दिया, इसमें क्या रीजन है? रीजन ही नहीं है तो लॉ को स्ट्रक डाउन करेंगे, ना कि जो गाना गा रहा है उसको अरेस्ट करेंगे। तो दिस इज द डिफरेंस ऑफ डॉक्ट्रिन्स बिटवीन प्रोसीजर एस्टैब्लिश्ड एंड ड्यू प्रोसेस। अगर यहां तक समझ में आया, बताइएगा मुझे कमेंट सेक्शन में। अब इशू ये है कि क्या ये भारत में आज भी हम प्रोसीजर एस्टैब्लिश को ही फॉलो कर रहे हैं, या फिर देयर हैज बीन सम चेंजेस? जैसे कि संविधान में टाइम टू टाइम चेंजेस आती रहती है, तो भारत में भी जुडिशियल सिस्टम में एक चेंज आया दोस्तों। और इस चेंज की पूरी इतिहास को समझाने के लिए आई विल हैव टू टेक यू थ्रू थ्री इंपॉर्टेंट जजमेंट्स: ए के गोपालन केस, शिवकांत शुक्ला केस एंड द मेनका गांधी केस। सबसे पहले पढ़ते हैं ए के गोपालन केस को। अब गोपालन जी के बारे में अगर आप जानते हो, ही वॉज अ कम्युनिस्ट बाय हार्ट। काफी सारे कम्युनिस्ट एक्टिविटीज में इनका नाम रहता है।
सो अचानक एक दिन पुलिस इनके घर आती है और इनको प्रिवेंटिवली डिटेन कर देती है। ही वॉज प्रिवेंटिवली डिटेन्ड। अब प्रिवेंटिवली डिटेन होने के बाद उन्होंने पूछा किस कारणवश तुम मुझे अरेस्ट कर रहे हो, डिटेन कर रहे हो। ही वॉज नॉट इवन गिवन द इंफॉर्मेशन कि ऑन व्हाट ग्राउंड्स ही वॉज डिटेन्ड। बहुत बड़ी बात है। ही वॉज नॉट इवन गिवन द इंफॉर्मेशन, द रैशनल। ही सेड माय आर्टिकल 21 इज वायलेटेड। ही वेंट टू द कोर्ट in the AK Gopalan versus State of Madras case. But in this case, Supreme Court said that the the procedure established has been followed. कानून कह रहा है कि प्रिवेंटिव डिटेंशन लॉ लागू है तो आपको डिटेन किया जा सकता है। हाँ, ये गलत हुआ है कि आपको ग्राउंड्स ऑफ डिटेंशन भी नहीं बताया गया, बट सुप्रीम कोर्ट, द जुडिशरी कैन नॉट हेल्प यू इन दिस केस बिकॉज इन इंडिया वी फॉलो द प्रोसीजर एस्टैब्लिश्ड। Case was shut down, but a learned Justice Fazal Ali, dissented in a 5-1 split. He said, I do not follow. उनका हालांकि एक ही पर्सन था जो डिसेंट किया, जिन्होंने माना नहीं इस जजमेंट को कि AK गोपालन जी के साथ कुछ गलत हो रहा है। बाकी लोगों ने नहीं माना क्योंकि कानून तो था ही, बट फजल अली सेड ये गलत हो रहा है AK गोपालन के साथ। मैटर आगे बढ़ता है इन द शिवकांत शुक्ला केस 1976। अब उस समय दोस्तों 1976 की टाइम है, आपको पता है 1975 में इमरजेंसी लॉ लागू हो गया था, तो देश, इंडिया वाज इन अ टर्मोइल, ठीक है। एंड बिकॉज ऑफ दिस टर्मोइल व्हाट हैपेंड, देयर वाज अ लॉ, मीसा एक्ट, मेंटेनेंस ऑफ इंटरनल सिक्योरिटी एक्ट। अब इसके द्वारा क्या है, पीपल वेर restricted of their Article 32. Article 32 guarantees you 5 writs. One of them is the habeas corpus. Habeas corpus guarantees कि आप, you can ask to be produced in the court of law, आपकी body, to produce the body of someone who has been detained. बट ये मीसा एक्ट के तहत अगर आपको डिटेन किया जाता है, अरेस्ट किया जाता है, you cannot even claim habeas corpus. Such a draconian law was there, and that was challenged in Shivkant Shukla case. It was generally targeting the journalists, the traders, the activists, जो भी सरकार विरोधी बातें प्रिंट करते थे, बोलते थे, उनको मीसा के द्वारा अरेस्ट कर दिया जाता था। बट मीसा वॉज अ लेजिटिमेटली पास्ट एक्ट ऑफ द पार्लियामेंट, तो सुप्रीम कोर्ट कहती है इसमें भी दैट वी कैन नॉट हेल्प यू बिकॉज प्रोसीजर हैज बीन एस्टैब्लिश्ड। जो भी प्रोसीजर है वी आर बाउंड टू फॉलो, वी आर जस्ट द जुडिशरी, इंडिया फॉलोज प्रोसीजर एस्टैब्लिश्ड as per Article 21. But there was another Justice Khanna who dissented in this case as well. तो वहां पे फजल अली साहब और यहाँ पे जस्टिस खन्ना, धीरे धीरे लोग में एक नाराजगी, एक गुस्सा भी देखने को मिला कि पार्लियामेंट जो भी कर रहा है उसी को फॉलो करना पड़ता है। और इसी के साथ we come towards the landmark judgment of मेनका गांधी केस। अब मेनका गांधी के बारे में अगर थोड़ा सा बताऊं मैं, शी वॉज द डॉटर इन लॉ ऑफ मैडम इंदिरा गांधी जी। अब इनके साथ एक बहुत ही खराब हादसा होता है। अब इनको बोला जाता है, अचानक पुलिस इनके दफ्तर में आती है और बोलते हैं कि विद इन 7 days यू विल हैव टू सबमिट योर पासपोर्ट। अब सबमिटिंग योर पासपोर्ट मीन्स व्हाट? Submitting your passport is restricting your freedom of movement. The freedom of movement are guaranteed in the constitution in 2 ways. One is your Article 19, subclause 1, subclause D. This guarantees you freedom within the territory of India. भारत के अंदर, हालांकि उसमें पासपोर्ट तो नहीं चाहिए होता है, बट फिर भी मैं फ्रीडम ऑफ मूवमेंट को डिस्कस कर रहा हूं तो बता रहा हूं। अगर टेरिटरी के बाहर, द फ्रीडम टू मूव अब्रॉड इज ऑल्सो डिराइव फ्रॉम आर्टिकल 21। अब पासपोर्ट सीज कर रहे हो तो मेरी पर्सनल लिबर्टी तो हैम्पर हो ही रही है। माय आर्टिकल 21 इज अगेन वायलेटेड बाय अनदर प्रोविजन ऑफ फ्रीडम टू मूव अब्रॉड। शी वाज नॉट गिवन एनी ग्राउंड्स। मैटर वेंट टू द सुप्रीम कोर्ट, शी वेंट टू द सुप्रीम कोर्ट। सुप्रीम कोर्ट को सब गवर्नमेंट बताती है कि शी हैज सम ऑनगोइंग, उनको कहीं पे पेशी करनी है, इस वजह से हम लोग नहीं चाहते कि वो देश छोड़ के जाए। बट देन लकीली सुप्रीम कोर्ट सेड कि एनफ इज एनफ, we'll have to discuss this matter of procedure established and Article 21. बार बार ये नहीं हो सकता। आप किसी बेगुनाह आदमी को
उनकी फ्रीडम हैम्पर कर रहे हो। एंड देन इज व्हेन द सुप्रीम कोर्ट केम अप विद द डॉक्ट्रिन ऑफ गोल्डन ट्रायंगल। अब ये डॉक्ट्रिन ऑफ गोल्डन ट्रायंगल क्या होता है? दिस गोल्डन ट्रायंगल में आर्टिकल 14, आर्टिकल 19 एंड आर्टिकल 21 को रखा गया। बोला कि प्रोसीजर एस्टैब्लिश्ड के मुताबिक अगर आप किसी भी कानून को ड्राफ्ट करते हो, पकड़ लीजिए देयर इज अ लॉ एंड दिस लॉ इज वायलेटिव ऑफ आर्टिकल 21 एंड इन द सेम टाइम इट आल्सो वायलेट्स आर्टिकल 19। मतलब आपकी ये दोनों फंडामेंटल राइट्स अगर एक साथ किसी कानून के द्वारा वायलेट होता है, which was happening in the case of Menka Gandhi, then this law has to pass the test of Article 14 and its reasonability. That means अगर कोई कानून, मैं दोबारा आई एम रिपीटिंग, प्लीज लिसन टू मी केयरफुली, अगर कोई कानून आर्टिकल 19 और आर्टिकल 21 को साथ में वायलेट करता है, which are two fundamental rights, then उस कानून को टेस्ट ऑफ रीजनेबिलिटी पास करना पड़ेगा। और वो टेस्ट ऑफ रीजनेबिलिटी कौन बताएगा? आर्टिकल 14, दैट इज राइट टू इक्वालिटी। कि आप मेनका गांधी को इक्वल ट्रीट ही नहीं कर रहे हो दूसरे सिटीजन्स के मुकाबले। तो यहां पे दिस लॉ वाज अ वेरी बिग इंपॉर्टेंट थिंग एंड व्हिच समहाउ आइटरेट्स द जुडिशियल रिव्यू, कि अब कानून में भी जुडिशियल रिव्यू लगेगा। और इसी के साथ कहीं ना कहीं सुप्रीम कोर्ट ओवर रूल्ड द ए गोपालन केस ऑल्सो, जिसमें बताया गया था कि कानून कुछ नहीं, कोर्ट कुछ नहीं कर सकता, प्रोसीजर एस्टैब्लिश्ड ही फॉलो होगा। अब कोर्ट कह रहा है कि नहीं, कोर्ट करेगी। कोर्ट ओवररूल्ड ए गोपालन केस एंड ही सेड वी विल फॉलो ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ एंड एज पर द रीजनिंग ऑफ जस्टिस फजल अली। और इसी के साथ भारत की न्याय व्यवस्था में प्रोसीजर एस्टैब्लिश से ड्यू प्रोसेस में एक जंप देखने को मिला। इंडियन सिस्टम से यूएस के सिस्टम में एक शिफ्ट देखने को मिला। इस जजमेंट को डिस्कस कर ही रहे हैं तो एक और इसमें बहुत इंपॉर्टेंट डॉक्ट्रीन सामने आया था, द प्रिंसिपल्स ऑफ नेचुरल जस्टिस। इसको भी देख ही लीजिए। कोर्ट ने यह भी कहा कि ड्यू प्रोसेस को फॉलो करने के समय हम लोग प्रोसीजर एस्टैब्लिश के साथ साथ ड्यू प्रोसेस को तो फॉलो करेंगे ही, जो कि 4th एडिशन होता है, बट उसके साथ साथ प्रिंसिपल्स ऑफ नेचुरल जस्टिस को भी फॉलो करेंगे। प्रिंसिपल्स ऑफ नेचुरल जस्टिस क्या होता है? कि नोबडी शैल बी सेंटेंस्ड विदाउट बीइंग हर्ड, जो कि शिवकांत शुक्ला केस में हो रहा था, मीसा एक्ट। नो पर्सन सेल बी, ए गोपालन की केस में भी हुआ था, नो पर्सन सेल बी जज ऑफ हिज ओन केस एक्सेप्ट द चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया इन द लैंडमार्क केस, जिसमें जस्टिस रंजन गोगोई सेड कि चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया इसमें कवर्ड नहीं होता है। बट जनरली अ जज कैन नॉट बी द जज ऑफ हिज ओन केस। The authority shall act bona fide. Bona fide मतलब you'll have to act in good faith. You cannot presume कि this something bad has happened. You'll have to act in good faith. तो प्रिंसिपल्स ऑफ नेचुरल जस्टिस ये 3 चीजों को कहता है। और मेनका गांधी केस में ही सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि हम ड्यू प्रोसेस के साथ साथ अब प्रिंसिपल्स ऑफ नेचुरल जस्टिस को भी फॉलो कराएंगे। और इसी के साथ भारत की सिस्टम जो है शिफ्ट करती है प्रोसीजर एस्टैब्लिश से प्रिंसिपल्स ऑफ नेचुरल जस्टिस एंड ड्यू प्रोसेस के साथ। अब इसमें एक लेजिटिमेट सवाल आपका हो सकता है कि क्या ये जो शिफ्ट है प्रोसीजर एस्टैब्लिश से ड्यू प्रोसेस तक का, ये कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ने नहीं सोचा था क्या पहले? क्या अब हम लोग जो डिस्कस कर रहे हैं अभी सोच इतना, मतलब बिकॉज कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली वाज फिल्ड विथ लॉट ऑफ लर्नेड पीपल, वन ऑफ विच इज शोन राइट हियर, डॉक्टर BN Rao, who was the advisor in this case also. डॉक्टर BR Ambedkar was there. तो उन्होंने पूछा कि क्या इन लोगों ने ये पहले नहीं सोचा था? द आंसर इज नो, इन लोगों ने पहले सोच रखा था दोस्तों। दे वेल न्यू कि ड्यू प्रोसेस क्या होता है, प्रोसीजर एस्टैब्लिश, बट इन सम पॉइंट यू हैव टू सी द टाइम एंड स्पेस ऑल्सो। While deciding कि भारतीय संविधान में ड्यू प्रोसेस लाया जाएगा या प्रोसीजर एस्टैब्लिश, दे हैड टू टेक अ क्लोज कॉल बिटवीन whom to give more power. Is it the legislature or the judiciary? क्योंकि क्लियरली आप समझ रहे हो ड्यू प्रोसेस में पावर किसके पास ज्यादा है? जुडिशरी के पास। प्रोसीजर एस्टैब्लिश बाय लॉ में पावर किसके पास ज्यादा है? लेजिस्लेचर के पास। एंड टू मेक अ अखंड भारत एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम, यूनाइटेड इंडिया बनाने के लिए लेजिस्लेचर को ताकतवर होना बहुत जरूरी था। तब अगर लेजिस्लेचर कोई लॉ पास करता है, कोर्ट उसको स्ट्रक डाउन कर देता है, तो पूरे भारत के ऊपर इंपैक्ट पड़ सकता था, यूनिटी ऑफ इंडिया कुड हैव बीन हैम्पर्ड।
और इसी वजह से कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली में उस समय के भारत में प्रोसीजर एस्टैब्लिश को ही लागू करवाया। बट समय के साथ अभी भारत नहीं टूट सकता, और इसी वजह से अभी जो है एक शिफ्ट हमें देखने को मिला प्रोसीजर एस्टैब्लिश से ड्यू प्रोसेस के तरफ। और मेरा भरोसा है कि इस सिस्टम के साथ आप सहमति भी रखते हो। बताइएगा आप लोग क्या चाहते हो, इज प्रोसीजर एस्टैब्लिश्ड मोर सुटेबल या ड्यू प्रोसेस को हमें फॉलो करना चाहिए, जो शिफ्ट मेनका गांधी केस में हमें देखने को मिला। व्हाट आर योर टेक्स ऑन द केस? एंड अगर आपको पूरी की पूरी चीज समझ में आई तो यू कैन सपोर्ट अस बाय लाइकिंग द वीडियो एंड सब्सक्राइबिंग टू दिस चैनल फॉर मोर ऑफ फ्यूचर videos like this. Do let me know through your comments what you think on the entire issue of procedure established versus due process. Hope it was simplified to you. Thank you. Jai Hind.